हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं मोशन का लेक्चर 4 एंड आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो है न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ। इससे पहले आप लेक्चर 3 देख लीजिएगा क्योंकि हम अब न्यूमेरिकल करेंगे। जो हमने पिछले लेक्चर में जिन टॉपिक्स को पढ़ा था उनके बेस पे सबसे पहले न्यूमेरिकल करेंगे। जैसा कि आपको पता है हम अपनी क्लास स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हम जो पिछला लेक्चर होता है उसके जो टॉपिक कवर कराए जाते हैं उसको न्यूमेरिकल कवर करते हैं। तो सबसे पहले भी वो जो लेक्चर 3 है उसको न्यूमेरिकल करेंगे एंड देन हम न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है एरिया अंडर ए यूटी ग्राफ रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द यूनिट। आपको यूनिट बतानी है कि यूटी ग्राफ जो रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर यूटी ग्राफ। जिसने लेक्चर 3 देखा होगा वो इसका आंसर दे पाएगा। आप इसका आंसर सोच लीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगी क्या है एंड एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा। तो चलिए आपने सोच लिया होगा, अब बताते हैं कि इसका आंसर क्या है। आपको क्या बताया गया था कि एरिया अंडर यूटी ग्राफ, ये अगर टी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यू मीन्स वेलोसिटी एंड यहाँ कोई स्लोप बनी है एंड अब हमें एरिया निकालना है अंडर यूटी ग्राफ। ये इस तरीके से अगर हम एरिया निकालते हैं यूटी ग्राफ का तो u इंटू टी होता है एंड आपको पता है डिस्टेंस इंटू टाइम क्या होता है, विच इज़ इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस मीन्स x, जिसे हम x से डिनोट करते हैं। तो जो एरिया अंडर यूटी ग्राफ होगा वो डिस्टेंस को मेज़र करता है एंड डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। तो इसका आंसर मीटर होगा। जैसे कि मैंने लेक्चर 3 में भी एक्सप्लेन करा था कि जो एरिया होता है अंडर यूटी ग्राफ रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को एंड जो स्लोप होती है यूटी ग्राफ की, इसमें एरिया पूछा गया है लेकिन अगर स्लोप पूछी होती तो स्लोप अगर यूटी ग्राफ का स्लोप पूछा होता तो जो यूटी ग्राफ का स्लोप है वो आपको बताता है वेलोसिटी एंड टाइम। ग्राफ का स्लोप आपको क्या बता रहा होता है, मीन्स वेलोसिटी मीन अपॉन में टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन देता है एंड एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको देता है डिस्टेंस। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है मीटर, ये आंसर मीटर है। मीटर स्क्वायर होता नहीं है, मीटर क्यूब वॉल्यूम का हो जाएगा एंड ये ms मीटर पर सेकेंड, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर बी है। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज़ गिवन हेयर यूजिंग द डाटा इन द ग्राफ कैलकुलेटेड टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कार। टोटल डिस्टेंस निकालना है। जिसने पिछला लेक्चर देखा होगा वो ये क्वेश्चन कर पाएगा एंड जो न्यूमेरिकल फर्स्ट करा है उसके बेस पर ही है ये। आप सोच लीजिए इसका आंसर, थोड़ा पॉज कर लीजिए, अब मैं आंसर बता देती हूँ इसका क्या है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड टाइम ग्राफ। हमें पता होना चाहिए एरिया एंड स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्टेंस। एरिया एंड स्पीड टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस दे रहा होता है। अब हमें निकालना क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर निकालना है। तो ये तो है u एंड ये दिया हुआ है t, ये एरिया निकालना है हमें। यहाँ से ये एरिया थोड़ा एक्सप्लेन करके बताते हैं, पेन छोटा लेते हैं। ये इसका ग्राफ जो एरिया आ रहा है ये निकालना है हमें। हम दो तरीके से निकाल सकते हैं इससे, या फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा दीजिए। ट्रेपेजियम बन रहा है ये इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से बन रहा है। या फिर आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा सकते हैं या फिर इसको 2 पार्ट में कर सकते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ b क्रॉस h। बेस है इसमें 50 एंड जो इसकी हाइट है वो है 25 5 से लेंगे, a पॉइंट से लेंगे तो ये 25 इसकी हाइट होएगी। देन ये कट जाएगा एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा लास्ट में हमारा। जो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है ये आ जाएगा 625 मीटर। एंड अब रह रहा है ये नीचे वाला रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसकी कितनी है 5 एंड ब्रेथ कितनी है 50, तो ये हो जाएगा 250। एंड अब प्लस कर देंगे सिंपली, किसको प्लस करेंगे, 625 प्लस 250
एंड इक्वल टू आ जाएगा ये 875 मीटर। तो इसका आंसर होएगा वो बी होएगा। ये mm लिखा हुआ है यहाँ, जो यहाँ mm लिखा हुआ है ये करेक्शन कर लीजिएगा, मीटर है ये। तो इसका आंसर बी होएगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सबसे पहले हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला, देन रेक्टेंगल का एरिया निकाला एंड फिर इसको प्लस कर दिया तो 875 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए। सपोज ए बॉय इज इंजॉइंग ए राइड ऑन ए मैरी गो राउंड विच इज़ मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट इम्प्लाइज डेट द बॉय इज। आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। रेस्ट पर है, बी मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, सी इन एक्सेलरेटेड मोशन, डी है मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये भी लेक्चर थर्ड का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिसने लेक्चर थर्ड पढ़ा होगा वो आराम से आंसर कर पा रहा होगा। आप इसका आंसर सोच लीजिए, इसके बाद मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, अगर किसी ने सॉल्व नहीं करा है तो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना एंड फिर इसका सॉल्यूशन देखना। मैं आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ। इसमें क्या बोला है कि बॉयज़ इज़ इंजॉइंग ए राइड ऑन अ मैरी गो राउंड, मीन्स सर्कुलर मोशन का मैरी गो राउंड पर इंजॉय कर रहा है। कोई ये झूला है जिसके ऊपर जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। एंड अब हमें बताना है कि बॉय रेस्ट पे है। आपको पता है ये कांस्टेंट स्पीड से ये घूम रहा है तो रेस्ट पर तो हो नहीं सकता, तो ए तो रॉन्ग हो गया, ए आंसर नहीं होगा। मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, अब ये बताइए सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो एक्सेलरेशन तो होगा, क्योंकि हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। डायरेक्शन चेंज होएगी तो वेलोसिटी चेंज होएगी, एंड वेलोसिटी चेंज होएगी तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होगा। तो ये जो ये स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग है। सी है इन एक्सेलरेटेड मोशन एंड डी है मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हो ही नहीं सकता कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है? मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी का कांस्टेंट है क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो हर जगह पर चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पर ये जिस वक्त डायरेक्शन चेंज हो रही है जिसकी वजह से जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती। एंड मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती, वेलोसिटी चेंज होती रहती है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी उसका मतलब है कि v कांस्टेंट है, लेकिन v कांस्टेंट नहीं होता सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में ऑलवेज v कांस्टेंट कभी नहीं होता, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। तो अगर v कांस्टेंट नहीं होगा तो एक्सेलरेशन होगा, एंड एक्सेलरेशन होगा तो ये हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होएगा, एक्सेलरेशन मोशन हो रहा होगा। तो क्लियर हो गया होगा कि जो सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें हमेशा एक्सेलरेशन होता है। आपसे पूछा भी जा सकता है डायरेक्टली, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसका ऑप्शन सी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अकॉर्डिंग टू द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द ऑब्जेक्ट, आपको बताना है कि ए ऑप्शन करेक्ट है, बी सी डी। आप पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके फिर सोल्व कीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या है। अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये यहाँ स्टार्ट हो रहा है, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। सबसे पहले ए देखिए, इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये देखिए कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती ना तो इसका ग्राफ ऐसा बन रहा होता। इसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती तो v कांस्टेंट होता एंड उसका ग्राफ ऐसे बन रहा होता। ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलिए एक जो ऑप्शन है वो तो कट हो जाता है क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। एंड नेक्स्ट बात करें हैज़ सम इनिशियल वेलोसिटी, हाँ ये बात सही है कि इसको थोड़ी इनिशियल वेलोसिटी है। सी इज़ मूविंग यूनिफॉर्मली विद सम इनिशियल वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली मूव नहीं कर रहा, इनिशियल वेलोसिटी तो है लेकिन यूनिफॉर्मली मूव नहीं कर रहा। तो जो ऑप्शन सी है वो भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। एंड डी है रेस्ट, रेस्ट पर भी नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा है ये मूव कर रहा है, रेस्ट पर होता तो आपका ग्राफ ऐसे नहीं बन रहा होता। तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि हैज़ सम इनिशियल वेलोसिटी, इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। इज़ मूविंग यूनिफॉर्मली विद सम इनिशियल वेलोसिटी। अब सी ऑप्शन देखिए, इसने क्या बोला है, मूविंग यूनिफॉर्मली विद सम इनिशियल वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा होता ना, ये अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा होता तो इसका ग्राफ ये बन रहा होता, लेकिन मूव कर रहा है, इसने क्या बोला है, मूविंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा होता तो ये ग्राफ बन रहा होता, लेकिन इसमें ये ग्राफ है जिसका मतलब है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है।
तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ए कार इज़ मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट इज़ शोन इन द ग्राफ। अब ये बताइए इसका ग्राफ क्या होगा। सबसे पहले ऑप्शन ए देखिए, इसने क्या बोला है कि एक कार मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पे विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती तो ये पोजीशन ऐसे दिखा रखी है, इसका मतलब क्या है कि पोजीशन चेंज नहीं हो रही, टाइम चेंज हो रहा है। ये तो रेस्ट का है, ये जो ग्राफ है ये रेस्ट का है, तो ए तो होगा नहीं। अब आप सी देखिए, इसमें क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ। जो ये जो ग्राफ है वो है नेगेटिव एक्सेलरेशन का, रिटार्डेशन का। एंड जो ये डी है इसमें क्या है, सबसे पहले बी देखते हैं। बी क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है बी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है ये, जिसमें यूनिफॉर्मली जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड अब डी देखिए, डी क्या है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। एंड वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि ए रेस्ट के लिए है, बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड जो सी है वो रिटार्डेशन के लिए है, एंड डी है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। और अगर इस तरीके का ग्राफ बन रहा होता है उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सेलरेशन इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी विच इंडिकेट दैट इट्स वैल्यू। अब इसमें आप सभी को पता है एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो बताइए कि ऑप्शन ए करेक्ट है, बी, सी, डी। मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आप पॉज करके देख लीजिएगा अपना आंसर। सबसे पहले डी ऑप्शन देख लीजिए सीधे। वेक्टर क्वांटिटी जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर स्केलर की बात होती तो स्केलर जीरो होता है एंड पॉजिटिव होता है, स्केलर कभी नेगेटिव में नहीं जाता, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एंड अब नेक्स्ट बात करें, एन एग्जाम्पल ऑफ ए मूविंग विद कॉन्स्टेंट एन एग्जाम्पल ऑफ ए बॉडी मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड बट स्टिल एक्सेलरेटिंग। एक बॉडी है जो कि कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही है लेकिन स्टिल एक्सेलरेट हो रही है, तो इसने बोला ए बॉडी मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन स्ट्रेट रोड, ए बॉडी मूविंग इन ए हेलिकल पाथ विद कॉन्स्टेंट स्पीड, ए बॉडी मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ, ए बॉडी मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन रेलवे ट्रैक रोड। अब ये देखिए, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो स्पीड कांस्टेंट होती है लेकिन तब भी एक्सेलरेशन होता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, तो स्ट्रेट रोड पर अगर चल रही है एंड कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। ऐसे ही हेलिकल में भी एक्सेलरेशन जीरो होगा एंड रेलवे ट्रैक पे भी एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती एंड वेलोसिटी कांस्टेंट ना होने की वजह से एक्सेलरेटेड मोशन होता है। आप इस फिगर को देख के समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ, डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। एंड अब आज की जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ी शॉर्ट होने वाली है, क्योंकि आज हम मोशन के हमने जो न्यूटन फर्स्ट लॉ करा था उसके हमने क्वेश्चंस कर लिए। अब हमें सिर्फ दो टॉपिक रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। इसके टॉपिक को समझेंगे एंड जो इसके न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ये कहता है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। एंड यहाँ सॉल्व करके देख लीजिए आप, इधर मैंने कर रखा है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ एक्सटर्नल के, है ना। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ एक्सटर्नल के, देन हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, मोमेंटम को खोल लेते हैं, एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम एम यू अपॉन टाइम एंड एम वी माइनस यू अपॉन टी बन जाता है। एंड जो ये वी माइनस यू अपॉन टी है ये ए बन जाता है, एम ए। यहाँ से आता है फोर्स का फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। एंड फोर्स क्या होता है, पुश और पुल ऑन ए बॉडी, ऐसा यूनिट उसकी होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड सी जी एस देखें तो डायन भी बोलते हैं इसको, एंड न्यूटन
ये इसकी यूनिट है। एंड डायमेंशनल फार्मूला MLT-2 आप निकाल सकते हैं। लेक्चर फर्स्ट सेकंड में काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया गया था ये कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं। एंड अब हमारा टॉपिक करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के जो न्यूमेरिकल है उसका जो आपने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि क्या होता है, किस तरीके से निकला है MA वगैरह, इसके जो न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्टार्टिंग में ही। अब बात आती है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो रटी हुई ये सभी को डेफिनेशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन पे देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको पता है कि हर एक्शन पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। समझ लीजिए बॉक्स है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इक्वल फोर्स वापस लगेगा, है ना। तो ये बताइए फिर भी ये हम बॉक्स को हिला क्यों पाते हैं। कोई कार है, ठीक है, इसने इस कार के टक्कर मारी, ये जितना फोर्स एग्जर्ट करेगी उतना का उतना इक्वल फोर्स ये दूसरी कार भी एग्जर्ट करेगी। तो फिर इक्वल फोर्स आ रहे हैं, ये भी इधर से उतना ही फोर्स है, ये भी इधर से उतना ही फोर्स है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो हिल कैसे पाता है। कैंसिल हो जाने चाहिए ना ये फोर्स, तो ऑब्जेक्ट हमारा हिल कैसे पाता है। ये किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अब मैं इसका आंसर बता देती हूँ कि हिल कैसे पाती है चीज़ें, वो हिल पाती है। हाँ, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। अगर मैं इस बॉक्स पे इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगी तो ये भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन ये बॉक्स हिल क्यों पाता है। अब आप फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मत लाइएगा कि फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट अलग रखेंगे, यहाँ फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं करेंगे। ये अब बात करेंगे हिल कैसे पाता है अगर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। तो इसमें जो रोल होता है वो होता है लाइन ऑफ एक्शन का। लाइन ऑफ एक्शन कैसे, समझ लीजिए ये कोई बॉक्स है, मैं उसके ऊपर जो फोर्स लगा रही हूँ ना, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो लग रहा है, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन है ना वो डिफरेंट है। ये अगर इसके बिल्कुल अपोजिट होता तो बॉक्स नहीं हिल पाता, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट होता है, वो इस तरीके से लग रहा होता है। तो लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंस होने की वजह से हम चीज़ों को हिला पाते हैं। एंड जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, ये बोट है, ठीक है, यहाँ ये बैठा है कोई बच्चा, एंड ये क्या कर रहा है, यहाँ फोर्स लगा रहा है। ये क्या करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा तो इसका इक्वल फोर्स लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, जिसकी वजह से बोट आगे चल पाती है। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, जिसकी वजह से चीज़ें चल पाती है। अगर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट नहीं होते, अगर ये इधर फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इधर लग रहा होता, तो बोट वहीं की वहीं रह जाती। तो इसी वजह से लाइन ऑफ एक्शन के डिफरेंट होने की वजह से चीज़ें चल पाती है। एंड जैसे हम चलते हैं, है ना, हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना पैर थोड़ा उठाते हैं, इस तरीके से हमारा फोर्स होता है ये, एंड जो हमारे वापस फोर्स लगता है वो लगता है इधर नीचे की तरफ, जिसकी वजह से लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है और हम चल पाते हैं, है ना। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगने के बावजूद भी चीज़ें कैसे चल पाती है। इन इसकी एप्लीकेशन देखें तो रिकॉइल ऑफ गन, वॉकिंग, स्विमिंग, ये सब इसकी एप्लीकेशंस हैं। एंड नेक्स्ट अब लास्ट रह जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लास्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या कहता है, अगर सिस्टम क्लोज है तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। इसने इस तरीके से बताया है, कोई बॉल है m1 मास की एंड सेकंड बॉल है m2 मास की, इनिशियल वेलोसिटी u1 u2, दोनों अगर कोलिजन होता है दोनों के बीच में, देन जो वेलोसिटी होती है v1 एंड v2 न्यू वेलोसिटी मिल जाती है। लेकिन जो इनिशियली जो वेलोसिटी का सम था वो ही फाइनल वेलोसिटी के सम के इक्वल होएगा। मीन्स मोमेंटम कंजर्व रहता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, लेकिन उसका जो सम होता है ओवरऑल वो कंजर्व होता है, बट ओनली इन ए क्लोज सिस्टम। ठीक है, ये कहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने कि अगर सिस्टम क्लोज्ड है तो जो कंजर्वेशन होता है मोमेंटम का रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो ये था आज के कॉन्सेप्ट। आज की जो क्लास है काफ़ी छोटी लग रही होगी, क्योंकि आज हमने जो 2 टॉपिक कवर करे, छोटे छोटे टॉपिक्स थे एंड न्यूमेरिकल्स कुछ देखे हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एंड जिसमें स्टूडेंट काफ़ी मिस्टेक भी कर देते हैं।
थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिक चीज़ें वहीं से ही न्यूमेरिकल उठ कर आते हैं, लेकिन हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से हम उनको नहीं कर पाते। तो बेसिक से स्टार्ट करा जा रहा है, जो क्लासेस चल रही है इसमें बेसिक से कराया जा रहा है। एंड ये बात ध्यान रखना, अगर आप पूरे एनडीए फिजिक्स ये पूरी क्लास देखते हो एंड तक, जब तक क्लास ख़त्म नहीं होती सारी क्लासेस, आप तब एंड तक पहुँचोगे तो आपको ज़रूर दिखेगा कि आपने बेसिक से लेके जो अपर लेवल तक का था वो पूरा कवर कर लिया है। धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर करी जा रही है। वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो छोटी रखी जा रही है, ताकि आप इजीली पढ़ सको, समझ सको एंड उसके बाद रिवीजन कर सको। एंड स्टार्टिंग से अपनी रिवीजन रखना, जो आप क्लास देखते हो उसके नोट्स बना लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो एंड उससे रिवीजन करते रहा करो, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो आपके टच में रहें। एंड जब बेसिक की बात आए तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो यहीं से आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ें कराई जा रही है एंड उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराई जा रही है। आज के जो टॉपिक थे उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर होंगे, स्टार्टिंग में ही करा दिए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, गुड लक।